हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुमार पीसीएस एकेडमी। दोस्तों, आप सब जानते हैं हमारी एक स्पेशल सीरीज चल रही है यूपी पीसीएस परीक्षा 2023 के लिए। ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स ओरिएंटेड सीरीज हम कवर कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए ये जो सीरीज है यूपी पीसीएस के साथ साथ जितनी भी दूसरी परीक्षाएँ हैं कमीशंस की, फॉर एग्जांपल आरओ और एआरओ और इसके साथ साथ जो लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, इन सभी परीक्षाओं के लिए ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। इस सीरीज को आप ज़रूर देखिए। इसमें आप सब जानते हैं दोस्तों, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं हम उनको कवर कर रहे हैं, राइट। ये इस सीरीज का 5वां एपिसोड है। आप सभी एपिसोड को हमारी चैनल पर जो प्लेलिस्ट बनाई गई यूपी पीसीएस 2023 नाम से, वहाँ से इन सारे वीडियोज़ को रेफ़र कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के डिस्कशन को। आज दोस्तों हम कवर करेंगे 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। पहला टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दूसरा है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, तीसरा हम करेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। आपने दोस्तों देखा होगा प्रीलिम्स एग्जाम में लगातार इन टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं, राइट। तो इन 3 टॉपिक्स को हम आज कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं और पहला टॉपिक देख लेते हैं। पहला टॉपिक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसे आप कहते हैं स्थानीय स्वशासन। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि चूंकि प्रीलिम्स ओरिएंटेड ये सीरीज़ है तो हम केवल उन्हीं पॉइंट्स को कवर करते हैं जो प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, राइट। किसी भी ऐसी बातों को हम नहीं करते हैं जो मेंस ओरिएंटेड होती हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के डेवलपमेंट के लिए सबसे पहली बार आप देखेंगे 1870 में 1870 में जो मेयो का प्रस्ताव था उसके द्वारा आप देखेंगे अर्बन म्यूनसिपैलिटीज़ में इनके एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के लिए बात शुरू करी गई थी सबसे पहली बार। कब? 1870 में मेयो के प्रस्ताव के द्वारा। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे 1882 में 1882 में लॉर्ड रिपन ने आप देखेंगे डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क एक प्रस्तुत किया। और ये फ्रेमवर्क जिसे आप देखेंगे इसे कहा जाता है भारत का यानी मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन इंडिया। ये आप ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा विच इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन इंडिया। तो आप बताएंगे लॉर्ड रिपन के द्वारा जो एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क प्रस्तुत करा गया था उसी को आप बोलते हैं, राइट। और इन्हीं को आप बोलते हैं भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। आप ध्यान रखेंगे लॉर्ड रिपन 1882 लगातार सवाल पूछा गया है ये। नेक्स्ट, उसके बाद दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए जो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो लाए गए थे उसके माध्यम से आप देखेंगे जो आपके तत्कालीन जो प्रोविंसेस होते थे, जो राज्य होते थे, उनको लोकल गवर्नमेंट जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया, यानी लोकल गवर्नमेंट जो है उन राज्यों को हस्तांतरित कर दिया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के द्वारा, राइट। उसके बाद आपके संविधान में आपने देखा भी होगा, इनफैक्ट जो आपका आर्टिकल 40 है, अनुच्छेद 40 में पंचायत के बारे में बात करी गई। उसके साथ साथ अनुच्छेद 246 में जो आपकी स्टेट है उनको बताया गया, उनको पावर दी गई कि वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी वो कानून लेजिस्लेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। ये आप देख रहे हैं क्या कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से का प्रोसेस कैसे शुरू हुआ। लोकल सेल्फ डेवलपमेंट का प्रोसेस 1870 में मेयो के प्रस्ताव से शुरू होता है। उसके बाद 1882 में लॉर्ड रिपन इसमें कुछ सुधार करते हैं। फिर संविधान आप देखेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के द्वारा ये विषय है ये राज्यों को सौंप दिया गया है, हस्तांतरित कर दिया गया। और फाइनली आप देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 40 और 246 में इसके बारे में चर्चा करी गई। लेटर आप देखेंगे दोस्तों 1957 में एक कमेटी गठित की गई थी जिसे आप बोलते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी। आपसे लगातार एग्जाम्स में पूछा गया कि बलवंत राय मेहता कमेटी का संबंध किससे है, तो पंचायती राज सिस्टम से, राइट। बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन कब किया गया था? 1957 में। और इसने आपको ध्यान रखना है कि 3 टायर पंचायती राज सिस्टम की वकालत की, त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम की वकालत करी। आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। और आपको ध्यान रखना है जो स्कीम थी बेसिकली, फिर एक स्कीम जो है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को ध्यान में रखते हुए एक राजस्थान में एक स्कीम शुरू करी गई थी। कब? 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959 को। ये आप ध्यान रखेंगे। कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? राजस्थान में, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, और इसे जो फाइनली आप देखेंगे बाद में आंध्र प्रदेश में कब इसे शुरू करा गया?
तो 1 नवंबर 1959, ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे 20 वर्ष बाद अशोक मेहता कमेटी का गठन किया जाता है, और इनका भी गठन इसीलिए किया गया था कि पंचायती राज से रिलेटेड कुछ अपने सुझाव दें। और फाइनली आप देखेंगे जो इन्होंने 2 टायर पंचायती राज सिस्टम की वकालत करी, यानी इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज सिस्टम की बात कही। बलवंत राय मेहता कमेटी ने आपको 3 टायर पंचायती राज सिस्टम बताया, और अशोक मेहता कमेटी जो थी उन्होंने 2 टायर पंचायती राज सिस्टम की बात करी। गवर्नमेंट ने आप देखेंगे बलवंत राय मेहता कमेटी की जो सिफारिशें थी उनको जो है माना, राइट। लेकिन प्रीलिम्स में ऐसे आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि अशोक मेहता कमेटी ने कितने स्तरीय या 3 स्तरीय पंचायती राज की बात करी। स्टेटमेंट में ऐसा बोला जाता है। अशोक मेहता कमेटी का गठन कब हुआ? 1977 में। इसका संबंध किससे? तो आप बताएंगे पंचायती राज से। इसके साथ साथ सुमेल करने के लिए आपको 4-5 कमेटियां दी जाती हैं जो पंचायती राज संस्थाओं से रिलेटेड रही हैं, और उनको आपको सुमेल करने के लिए पूछा जाता है कि उनका ईयर ऑफ फॉर्मेशन क्या रहा है। 1 बाय 1 आप देख लीजिए। ये जितनी भी आप कमिटीज़ देख रहे हैं इन सभी का संबंध पंचायती राज संस्थाओं से है, राइट। आप जानते हैं कि जो भी नई सरकार आती है वो लगातार आप देखेंगे अपनी नई कमेटी एक गठित करती है, तो ये वही उन्हीं का आप देखेंगे परिणाम है। हनुमंत राव कमेटी का गठन किया गया था 1983 में, 1983 में। जीवी के राव कमेटी का गठन किया गया था 1985। सिंपली इसे आप राव कमेटी के नाम से भी जानते हैं, लेकिन पूरा नाम आप ध्यान रखेंगे, जीवी के राव कमेटी 1985। LM सिंघवी कमेटी का गठन किया गया था 1986 में। PK थुंगन कमेटी का गठन किया गया था 1989 में। वहीं हरलाल सिंह खर्रा कमेटी का गठन किया गया था 1990 में। सारे सवाल ऐसे पूछे गए हैं कि LM सिंघवी कमेटी का गठन कब किया गया था, थुंगन कमेटी का संबंध किससे है, राइट। या फिर इनको आप 4 ये आपको कमेटियां दी जाएंगी, हनुमंत राव कमेटी, LM सिंघवी कमेटी या थुंगन कमेटी। फिर आपको इनकी हायरकी वाइज इनको जो है आपको सजाना होता है। तो आप सारी चीज़ें देख लीजिए, सवाल गलत ना हो, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर आप देखेंगे दोस्तों इनको जो आपकी पंचायती राज संस्था है इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करने के लिए एक अमेंडमेंट किया गया, जिसे आप बोलते हैं 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, राइट। इसको आप देख लीजिए। सबसे पहले ये जो एक्ट थे बेसिकली दीज वर पास्ड बाय पार्लियामेंट इन दिसंबर 1992, 1992 में इन्हें जो है लाया गया और पास करा गया, राइट। और ये अमेंडमेंट क्या बात करते हैं? तो लोकल सेल्फ गवर्नेंस, भारत के रूरल और अर्बन जो सोसाइटीज या अर्बन जो निकाय हैं वहाँ पर जो है लोकल सेल्फ गवर्नेंस की बात करते हैं ये अमेंडमेंट्स, राइट। द एक्ट केम इनटू फोर्स एज द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 ऑन अप्रैल 24, 1993। यानी जो संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1992 का, इसे कब लागू किया गया? तो देखेंगे 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ, राइट। आप ध्यान रखेंगे। और इसी वजह से 24 अप्रैल को भारत में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आप ध्यान रखेंगे 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ। जबकि जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम था ये कब लागू होता है? ये लागू होता है 1 जून 1993 को। तिथियों में थोड़ा आप देखेंगे हेर फेर है, बाकी ईयर सेम है। 1992 में इन दोनों को लाया गया और पास भी हो गए। उसके बाद लागू कब करा गया? तो 73वें को लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 को, और इसी डेट को मनाया जाता है भारत में पंचायती राज दिवस। लेकिन जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम था इसे लागू किया गया 1 जून 1993 में। ईयर सेम है, आप ध्यान रखेंगे, राइट। ये इस संशोधन के माध्यम से क्या हुआ दोस्तों, इसमें आप देख लीजिए जो 73वां आपका संविधान संशोधन अधिनियम था इसने एक नया भाग आपके संविधान में ऐड ऑन किया। वो भाग था भाग 9, राइट। और जिसका नाम क्या था, टाइटल क्या था? तो इसका टाइटल था द पंचायत। जबकि जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम था इसने क्या करा, इसने संविधान में एक नया पार्ट ऐड किया जिसका नाम था भाग 9A, राइट। और इसका क्या नाम था? इसका नाम था द म्युनिसिपैलिटीज। ये आप ध्यान रखेंगे, राइट। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या करा, एक नई अनुसूची, नई शेड्यूल ऐड ऑन करी जिसका नाम था 11th शेड्यूल, राइट। इससे पहले 10 थी, तो इसने आप देखेंगे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने एक नई शेड्यूल ऐड ऑन करी जिसका नाम था 11th शेड्यूल। और इसमें 29 सब्जेक्ट्स दिए गए किन्हें, जो रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो सोसाइटीज़ थी, जो
निकाय थे उनको 29 सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करे गए जिन पे वो कानून बना सकते हैं, राइट। जबकि और ये इनकी बात किस आर्टिकल से देखने को मिलती है, तो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक ये जो प्रावधान किए गए रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, राइट, आप ध्यान रखेंगे। जबकि 74वां जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, इसने एक नई शेड्यूल एड ऑन करी जिसका नाम था 12th शेड्यूल, और इसने 18 सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करे किसको, जो अर्बन स्थानीय निकाय होते हैं उनको, राइट। और ये जो है आप जानते हैं कि इसने एक नया भाग एड ऑन किया था, भाग 9A। इसकी बात करी गई संविधान के आर्टिकल 243P से 243ZG तक, ये आप ध्यान रखेंगे, राइट। तो ये सारे आप फैक्ट्स टेक्निकल हैं, थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या हुआ दोस्तों, एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9, राइट। इसके साथ साथ एक नई अनुसूची एड ऑन की गई, कौन सी, 11th शेड्यूल। इसमें क्या किया गया, रूरल जो आपके लोकल बॉडीज़ होते हैं उनको 29 सब्जेक्ट्स प्रोवाइड किए गए जिन पे वो कानून बना सकते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसकी बात की गई संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक, ये हो गया आपके रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, राइट। फिर आप देखेंगे 74th ये दिस वन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, इसने क्या करा, इसने एक नया पार्ट एड ऑन किया जिसका नाम था पार्ट भाग 9A, राइट। इसके साथ साथ एक नई शेड्यूल एड ऑन हुई, 12वीं अनुसूची। इसमें जो शहरी स्थानीय निकाय थे उनको 18 सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करे गए जिन पे वो कानून बना सकते हैं। और ये बात करी गई संविधान के आर्टिकल 243P से 243ZG तक। तो ये सारे फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। UPPCS में लगातार इनसे घुमा फिरा के सवाल पूछे गए। प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था कि जो रूरल बॉडीज होती हैं उनको कितने सब्जेक्ट्स पर वो कानून बना सकती है, 29 आप ध्यान रखेंगे, राइट। कई सारे फॉर्मेट में सवाल पूछे गए इस स्लाइड से, तो इसी वजह से ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट ORR अच्छी है दिस वन। तो हमारा जो पहला टॉपिक था दोस्तों लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उसको हमने प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर लिया। इतने फैक्ट्स अगर आपको मालूम है तो ऐसा मेरा मानना है कि दोस्तों इससे बाहर सवाल प्रीलिम्स में नहीं बन सकता है किसी भी कीमत पे, राइट। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन ये क्या होता है दोस्तों, सिंपली आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी सबसे क्लीनेस्ट बीच होते हैं संपूर्ण दुनिया में, उन्हें डेनमार्क की एक सोसाइटी है जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन, उसके द्वारा ये जो सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, राइट। किसे, जो संपूर्ण दुनिया के सबसे क्लीनेस्ट बीच होते हैं उनको, राइट, ये आप ध्यान रखेंगे। और इनको प्रोवाइड करने के लिए कुल 33 क्राइटेरियाज पर फोकस किया जाता है, जो आप देखेंगे 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। किन किन बिंदुओं पर ये स्टडी करके इनको ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है, तो पहला आप देखेंगे इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन, दूसरा होता है बाथिंग वाटर क्वालिटी को देखा जाता है। फिर दोस्तों वो क्या देखते हैं, वो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट को कंसीडर करते हैं। इसके साथ साथ कंजर्वेशन एंड सेफ्टी सर्विसेज इन द बीचेज, इन 4 पहलुओं को कंसीडर करते हैं। आफ्टर दैट वो क्या प्रोवाइड करते हैं, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, राइट। इन क्राइटेरियाज पर जो भी बीच खरे उतरते हैं उनको डेनमार्क की फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करा जाता है, राइट। दिस वन, दीज आर कंसिडर्ड द क्लीनेस्ट बीचेज ऑफ द वर्ल्ड, जैसा कि पहले बताया गया ये दुनिया के सबसे क्लीनेस्ट बीच होते हैं। ऑन द लाइन्स ऑफ ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इंडिया हैज़ लॉन्च्ड इट्स ओन इको लेबल बीम्स। बेसिकली आप जानते हैं कि लेबलिंग कार्यक्रम है, इनफैक्ट इको लेबलिंग, राइट। इसी की तर्ज पर आप देखेंगे इंडियन गवर्नमेंट ने एक अपना इको लेबलिंग एक इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम है बीम्स, राइट। तो आपसे सिंपली ऐसे पूछा जा सकता है व्हाट एक्चुअली बीम्स इज़, या फिर बीम्स का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बीम्स। दोनों सवाल पूछे जा सकते हैं। UPPCS प्रीलिम्स में फुल फॉर्म भी पूछता है। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नए इनिशिएटिव होते हैं उनके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। तो बीम्स का फुल फॉर्म देख लीजिए क्या होता है, दिस वन, बीच इन्वायरमेंट एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विसेज, राइट। बीच इन्वायरमेंट एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विसेज, दिस वन।
दोस्तों ये बहुत छोटा टॉपिक है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। आपको माइंड में हमेशा ये रखना है कि इसका संबंध किससे है और ये किसके द्वारा प्रोवाइड करा जाता है, राइट। ये ध्यान रखेंगे, प्रीलिम्स में पूछे जाने की इसकी संभावना अधिक है। आते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा आज का टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसे दोस्तों आप बोलते हैं सतत विकास। सतत विकास प्रीलिम्स में लगातार इससे हर सवाल पूछे जाते हैं और इनफैक्ट आप जाते हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। चूँकि करंट में भी ये चर्चा में रहता है, इसी वजह से सवाल बनते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा है वो कब डिफाइन करी गई थी। आप देखेंगे ब्रंटलैंड कमीशन के द्वारा इसकी जो रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत की दुनिया के सामने, इसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर इन 1987। इसमें सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है वो बताई गई थी। ध्यान रखेंगे किस कमीशन के द्वारा, ब्रंटलैंड कमीशन, किस रिपोर्ट में, आवर कॉमन फ्यूचर 1987 में, राइट। इसमें ये परिभाषा बताई गई सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। दिस वन इट स्टेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करते हुए विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स, राइट। यानी संसाधनों का इस प्रकार दोहन ना किया जाए कि आप अपनी वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करने में जो भविष्य के लिए आप कुछ छोड़े ही ना, राइट। ये चीज़ कहने का मतलब है आपकी ज़रूरतें भी पूरी हो जाए और उनका आप अति दोहन ना करें ताकि भविष्य भी आपका सुरक्षित रह सके। दिस वन सतत विकास, इसे ही आप बोलते हैं। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ से देख लीजिए। 1992 में दोस्तों एक रियो डी जेनेरियो में एक समिट हुआ था जिसे आप बोलते हैं अर्थ समिट, विश्व पृथ्वी शिखर सम्मेलन, राइट। ये आप ध्यान रखेंगे 1992 में हुआ था। कहाँ पर? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। इसमें दुनिया के 178 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट करा और इन्होंने एक एजेंडा अडॉप्ट किया जिसका नाम था एजेंडा 21। तो आपसे पूछा जाएगा कि एजेंडा 21 कहाँ अडॉप्ट करा गया था? 1992 के अर्थ समिट में, जो कि कहाँ पर हेल्ड हुआ था? रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील में है, राइट। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि व्हाट एक्चुअली एजेंडा 21 इज़, या फिर एजेंडा 21 रिफर्स टू व्हाट, राइट। ये सवाल पूछा जा सकता है। तो ध्यान से आप देख लीजिए। ये एजेंडा 21 इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शंस टू बिल्ड अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू इम्प्रूव ह्यूमन लाइफ्स एंड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। यानी एजेंडा 21 में ये बताया गया है कि ये एक बेसिकली क्या है, प्लान है जो कि संपूर्ण दुनिया को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक पार्टनरशिप बिल्ड करना है। किस लिए? ह्यूमन लाइफ को और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये आप ध्यान रखेंगे। एजेंडा 21 का अगर पूछा जाए संबंध किससे है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, राइट। ध्यान रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं इसमें। दिस वन एजेंडा 21 के जो मेंबर्स कंट्रीज़ थे उन्होंने एक मेंबर स्टेट अडॉप्टेड द मिलेनियम डिक्लेरेशन एट द समिट इन द ईयर 2000। वर्ष 2000 में ये जो इसके मेंबर कंट्रीज़ थे इन्होंने एक मिलेनियम डिक्लेरेशन इन्होंने अडॉप्ट किया, राइट। ये आप ध्यान रखें। कहाँ पर? यूएन हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क में। 2000 से 2015 तक इन्होंने एक जो लक्ष्य डिसाइड पाने के लिए जो एक जिसका नाम दिया उन्होंने, उसका क्या नाम था? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। द समिट लेड टू द इलेबोरेशन ऑफ 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स टू रिड्यूस एक्सट्रीम पॉवर्टी बाय 2015। वर्ष 2015 तक एक्सट्रीम पॉवर्टी को कम करने के लिए इन्होंने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का प्रावधान या लक्ष्य इन्होंने निर्धारित किया, जिसके तहत 8 गोल्स पर इनको काम करना था, राइट। ये आप ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की अवधि क्या थी, तो आप बताएंगे 2000 से 2015 तक। इन्हें प्राप्त करने की सीमा क्या थी? तो वर्ष 2015। ये आप ध्यान रखेंगे। इसका लक्ष्य क्या था? एक्सट्रीम पॉवर्टी को रिड्यूस करना, राइट। ये आप ध्यान रखेंगे। फिर दोस्तों इन मेंबर कंट्रीज़ को ये लगा कि आफ्टर पोस्ट 2015 हम क्या करेंगे, राइट। तो फिर आप देखेंगे उसके बाद वर्ष 2015 के बाद इनका एक नया प्लान आता है। यहाँ से आप देख लीजिए। मेंबर्स ऑफ द यूएन एक्सेप्टेड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एजेंडा इन
2012 at the Rio de Janeiro Council meeting, right? In 2015, the General Assembly began the negotiation process on the post-2015 development agenda. 2015 में क्या हुआ, जो यूएन था उसने जो है 2015 के बाद की डेवलपमेंट के लिए उन्होंने एक बात करना शुरू करा, राइट? और फाइनली क्या इन्होंने निर्णय लिया, द यूएन जनरल असेंबली सेट 17 गोल्स, इन्होंने एक 17 नए गोल्स डिसाइड करे विद 169 टारगेट्स, जिसमें 169 टारगेट थे, एंड 304 इंडिकेटर्स टू बी अकम्प्लिश्ड बाय 2030। वर्ष अब ध्यान रखना, इनका टाइम पीरियड क्या था, 2015 से 2030। ये जो नए आपको सतत विकास लक्ष्य आपको बताए गए, इनकी समय सीमा क्या थी, 2015 से 2030, और इसके तहत कितने गोल अचीव करने हैं, 17 सतत विकास लक्ष्य हैं। कितने टारगेट्स पर ये बात करते हैं, 169 टारगेट पर, राइट? और कितने इंडिकेटर है, तो 304। ये आप ध्यान रखेंगे। इनकी समय सीमा क्या है, 2015 से 2030 तक। एक्सट्रीम पॉवर्टी को कम करना, दुनिया से भुखमरी हटाना, राइट, बीमारी हटाना, ये चीज़ें, वीमेन इक्वालिटी को प्रमोट करना, या फिर वीमेन इनइक्वालिटी को ख़त्म करना, ये चीज़ें, इन सभी लक्ष्यों को सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं, सतत विकास लक्ष्य। और जो 17 गोल्स हैं दोस्तों, इनमें इन्हीं लक्ष्यों को बात किया गया है। दोस्तों इनको आप गूगल कर लीजिए कि ये जो आपके 17 गोल्स हैं वो कौन कौन से हैं, आपको पैरेट होना चाहिए, राइट, दिस वन। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इनका एम क्या है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इनका एम क्या है, बेसिकली द एम ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इज ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड, ये आप ध्यान रखेंगे। इनकी अंतिम समय सीमा क्या है इन्हें प्राप्त करने की, 2030। 2015 से एक बार फिर से देख लीजिए, दिस वन, वर्ष 2000 से 2015 तक किन गोल्स पे बात करी गई, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जिसके तहत 8 गोल्स डिसाइड करे गए। इसका फोकस था एक्सट्रीम पॉवर्टी को रिड्यूस करना। फिर आप देखेंगे, यानी पोस्ट एमडीजी के बाद ये डिसाइड किया गया कि 2015 से 2030 तक कुछ गोल्स डिसाइड किए गए। कितने गोल्स, 17 गोल्स। इन्हें क्या नाम दिया गया, सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और इनकी समय सीमा क्या है, 2015 से 2030। इसके तहत टोटल कितने लक्ष्य हैं, 17 हैं। कितने टारगेट है, 169, और कितने इंडिकेटर्स है, 304। ये आप ध्यान रखेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एम क्या है, तो ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड। ये सारे फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे, राइट। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा कहाँ पर बताई गई, तो ब्रंटलैंड कमीशन के द्वारा। इनकी जो रिपोर्ट थी आवर कॉमन फ्यूचर, इसमें जो है सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा, डेफिनेशन बताई गई। ये रिपोर्ट कब पब्लिश हुई, 1987 में, ध्यान रखेंगे। एजेंडा 21 का संबंध किससे है दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, राइट। अर्थ समिट कब हेल्ड हुई थी, 1992 में। एजेंडा 21 इसमें अडॉप्ट किया गया था, राइट। ये आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों आज के टॉपिक को हमने 1 बाय 1 कवर कर लिया है। आई होप कि आपको निश्चित ही ये टॉपिक अच्छे लगे होंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में ये लगातार टॉपिक पूछे जाते हैं। इनफैक्ट यूपी पीसीएस का ये सबसे फेवरेट टॉपिक है जो आज हमने कवर किए हैं। इसमें जो ये टॉपिक देख रहे हैं, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, ये थोड़ा आप देखेंगे नया टॉपिक है। बाकी जो दोनों आप देख रहे हैं ये यूपी पीसीएस के फेवरेट टॉपिक रहे, राइट। दोस्तों आई होप कि आपने निश्चित ही इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपको काफ़ी से हेल्प मिलेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।